हाय एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट, रिलेशन और फंक्शन के बारे में। ये हमारा जो ये वाला वीडियो है मेरा पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे सेट्स के बारे में और साथ ही साथ रिलेशन के बारे में कवर करेंगे। बाकी जो फंक्शन वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं थोड़ी सी स्क्रीन को हल्का छोटा कर लूँ, अब देखते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे सेट बोलते हैं। जैसे 7 कलर्स ऑफ रेनबो, तो रेनबो में जो 7 कलर होते हैं वो वेल डिफाइंड है। विबग्योर, VIBGYOR, ये जो 7 कलर्स बने इसमें वॉयलेट, येलो, रेड होता है। ये रेनबो जो इन्हीं 7 कलरों से मिलके बनता है। क्योंकि ये जो 7 कलर जो है ये वेल डिफाइंड है, हमें मालूम है कि किन 7 कलर से बन रहा है। तो ये एक तरीके का सेट होगा, मतलब कि कलेक्शन होगा कलर्स का ये। तो जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जैसे कलेक्शन हो गया सेट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि एक रिवीजन सीरीज है जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, नो रिपीटिशन इज अलाउड। मतलब कि जैसे मान लो आपके सेट में 2 एलिमेंट हैं, एक 1 है एक और भी 1 है, दो दो अलग अलग सेट है, उसमें आपके 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1,1। तो क्या होगा ना कि जब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो 1 को सिर्फ एक बार लिखोगे, 2 बार आप 1 को नहीं लिखोगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कोई भी जो रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो अब आपको 1 2 3 4 करके नहीं लिखना, आप 2 3 4 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे। जैसे कि सेट को जो है, जो रोस्टर फॉर्म होता है वो इस तरीके में होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है। कर्ली ब्रैकेट का इस तरीके में आपको यूज करना होता है। कर्ली ब्रैकेट जैसे आपने ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, फिर आपके अंदर इसके अंदर जो भी सेट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाई आ रहा है तो मैं फाई इसको डिनोट कर दूंगा, मतलब कि इसके अंदर फाई आ रहा है, तो ये हमारा सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा तो कम जाता है। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में इससे बनते हैं, लेकिन अगर बनता है कोई टफ क्वेश्चन तो इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमको सीक्वेंस ढूंढना होता है, किस तरीके का सीक्वेंस लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इस तरीके में होता है ये सेट बिल्डर फॉर्म। ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा जो एलिमेंट सेट है ए है, वो उसके क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है दोनों में एक्स। और ये जो आपको यहाँ पे ये वाला डॉट दिख रहा है, एक ये वाला डॉट और साथ ही साथ एक ये ऊपर, इसको बोलते हैं एक्स इज सच दैट, बोलते हैं इसको, दो डॉट को सच दैट, एक्स इज सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स सेटिस्फाइड बाय ऑल एक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन ना ध्यान देते हुए एग्जांपल देखते हैं, वहां समझ में आएगा। जैसे कि तुमको ये एक सेट दिया हुआ है जिसके इतने सारे एलिमेंट्स, अब तुमसे पूछ रहा है इस सेट का जनरल फॉर्म बताओ, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स लिखना है, फिर दो डॉट लगाने, उसका मतलब इज सच दैट, फिर एक्स बराबर। अब यहाँ पे पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो ये 2 का मल्टीपल बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 का मल्टीपल ये 2n हो गया। अब यहाँ देखिए 3 5 7 9 11 तेरी, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा, 2n+1 होगा, जो कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो 2n+1 है। और हमें यहाँ पे कंडीशन भी बतानी होती है भाई, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 1 -1। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि x जो है वो क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, जिसके लिए मैं 0 नहीं लूंगा, 1 2 3 4 वैल्यू लूंगा। और देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह, ये जो n है ना, इसकी जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन 2+1 3 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर ऑलरेडी यहाँ पे 2/3 आ रहा था। तो यहाँ से मुझे पता चल गया। और x की वैल्यू मैं मैक्सिमम मिनिमम कितनी रख सकता हूँ, मैक्सिमम मतलब x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब मैं 6 से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि मैं 6 रखता हूँ वैल्यू तो मुझे 12 मिलेगा, जो कि 12 है, अपॉन 6 2 12+1 13 मिलेगा, जो कि 13 है। अगर मैं 7 रख दूंगा वैल्यू, तो वो जो वैल्यू होगी ना वो इस सेट में आएगी नहीं, और मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बताया आपको कि किस तरीके में सेट बिल्डर फॉर्म का यूज होता है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें मुझको ये सेट दिया हुआ है, जिसमें a बराबर 0 7 26 63 124 लिखा है। ध्यान से अगर देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये, यहाँ पे देखो 8 बन रहा था, 8 में से हमने 1 माइनस कर दिया। यहाँ पे कुछ 27 बन रहा था, हमने 1 माइनस कर, यहाँ पे 64, कुछ ऐसे जैसे स्क्वायर की तरीके हो या क्यूब की तरीके। तो यहाँ पे हमने लिखा x इज सच दैट x इक्वल्स टू n³ - 1, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, जहाँ पे n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना होता है।
फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये पैटर्न दिया हुआ आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसका पैटर्न एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एन एन प्लस वन, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लास्ट पे 11 आ रहा है, और एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो साइन होता है, ये जो उल्टा ई वाला साइन इसका नंबर होता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, मतलब वो उसको बिलोंग करता है। फिर तो सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। फिर एक ये मॉड वाला क्वेश्चन है जो कि अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि मॉड के लिए रिवीजन करने के लिए। तो एक्स इज सच दैट मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको मालूम है, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता था, एक आइडेंटिटी होती थी जिसमें ये जो ब्रैकेट में ये लिखा रहता है ना, ये जो जिसके बगल बगल दो डंडे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉड एक्स। मॉड के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव होती है, ये फंक्शन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके की अगर आइडेंटिटी होती थी कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, और यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है, जो ए होता है ना, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड एक्स जो खुद होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से अगर ए पॉजिटिव नहीं हुई तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर जब हम मॉड हटाएंगे, मान लो मैंने मॉड हटाया, तो सिंपल क्या आएगा, एक्स आएगा। तुमको याद है जब तुम मॉड हटाते थे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ना लगा होता तो यहाँ पे पता है क्या आता है, यहाँ आता प्लस या माइनस, प्लस माइनस ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा तो ये बन जाती है वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लगाना है तुमको एक, और एक लेस देन इक्वल टू तुमको यहाँ पे लगाना। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी भाई, एक्स किससे बड़ा होगा, माइनस से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड था। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हमारी कंडीशन होती है, मतलब कि एक इक्वेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है मॉड एक्स के लिए। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया गया है कि मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू। मॉड हटाया तो माइनस टू से टू के बीच वैल्यू आएगी, माइनस वन इधर दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे माइनस वन देख पा रहे हो, ये माइनस वन था। अगर मुझे माइनस वन को हटाना है तो प्लस वन करना होगा, पूरी इक्वेशन में प्लस वन कर दिया तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से थ्री आ गई। तो माइनस वन से थ्री में जितनी भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद अब बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो कि ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। एक सेकंड में यहाँ से अपने से रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे जितना भी मैंने ये बताया हुआ है, जिससे कि, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इसमें मोस्टली याद करने वाली हैं, अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये रही वो प्रॉपर्टीज, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये माइनस हो जाएगा, उधर प्लस चला जाएगा। फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता है ना, वो लेस देन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। फिर इसके बाद यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो काफी वो है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव है तो डिसजॉइंट सेट्स होगा, मतलब ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन में कॉमन ही नहीं है तो वो हमेशा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फिर ये कुछ कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन होता है, ए यूनियन फाइव, ए का यूनियन किसी के साथ भी नहीं तो ए ही होगा, लेकिन ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन फाइव, मतलब ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ, मतलब कुछ भी नहीं ए के साथ लेना है। जब कुछ भी नहीं है, ए में बहुत कुछ है, तो फाइव आंसर आ जाता है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है फाइव होता है, मतलब यूनियन को छोड़ के सब कुछ, यूनियन में ही सब कुछ आता है तो यूनियन छोड़ मतलब कुछ भी नहीं। फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं को छोड़ के सब कुछ, तो ये हो जाता है यूनियन। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है। फिर हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ, जो कि होता है ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, ये काफी आसान होता है, आपको ये याद करना। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये कॉम्प्लीमेंट चीज आखिरकार होती क्या है। तो इसको ए की पावर सी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, ए की पावर सी को ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है यूनियन में से अगर तुम ए को हटा दोगे, ये जो यूनियन वाला है, ये वाला जो ब्रैकेट देख पा रहे हो, ये पूरा यूनियन है। अगर तुमने इससे ए को, तुमने ये क्या किया, ए को हटा दिया, तो ये जो बाकी बचा पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो मैं इसमें कलर किए हुए हैं, ये पूरा पोर्शन जो तुम्हारा होगा ना, ये तुम्हारा ये हो जाएगा। बी को भी हम इंक्लूड करेंगे, बस बी का जो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो देख पा रहे हो, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ तक करेंगे। इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि हमने ए और बी दोनों को हटा दिया है, तो ए दोनों बी दोनों को हटा दोगे तो यूनियन में बस यही वाली चीज बचेगी जो कि कलर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनियन दिया हुआ था और यहाँ पे ए दिया हुआ था, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन माइनस ए। तो यूनियन माइनस ए, तो यूनियन में से ए हटा दो, मतलब ए में जो जो है वो नहीं यूनियन में आना चाहिए, तो वन टू थ्री, वन से लेके सेवन तक हट जाएगा। आंसर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का होगा एट नाइन टेन। तो यहाँ पे हमारा ये होता है वाला ऑप्शन खत्म। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ डी मॉर्गन्स लॉ आता है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक सेकंड,
यहाँ पर इस वाले को समझने के लिए आपको थोड़ी-सी चीज़ों को और भी नॉलेज होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं जिससे कि आसान रहेगा हमारे लिए। बाकी आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा क्योंकि ये मेरे ही खुद के लिखे हुए नोट्स हैं जो कि जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी होता है a माइनस a इंटरसेक्शन बी। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मान लो ये तुम्हारा a है और इसी के बगल में मैंने ड्रॉ कर दिया b। अब तुमसे a माइनस बी बोल रहा है तो मतलब मान लो कि ये वाला जो है ना ये a है तुम्हारा और ये वाला जो पार्ट है ये b है। तुमसे a माइनस बी बोला मतलब ओनली है। पता है ओनली ये क्या होगा, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ओनली ये वाला पोर्शन सिर्फ ये होगा, ये जो मैं जहाँ से ये यहाँ पे इसको टच करते हुए बिल्कुल यहाँ से लेके ये और ये जो जितना भी पोर्शन आ रहा है इसके अंदर, यहाँ से ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, सर्किल तो अच्छा नहीं बना उससे, बट स्टिल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ओनली ये वाला पोर्शन क्या होता है। तो आपको समझ में आ रहा है जो जो भी कलर्ड है ये पूरा पोर्शन जितना भी है जिसमें कलर करने की क्या ही फायदा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला इतना हमारा ओनली ए होता है। तो हमें मालूम पड़ गया हमको क्या हटाना है। इसमें से हमको ओनली अगर चाहिए तो हमको ये वाला पोर्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये हटा दें तो हमको पूरा अपना बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा जो कि ओनली होता है। तो यहाँ का फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी का बराबर ए माइनस इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस है, ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन लेना बी माइनस है मतलब ये वाला पोर्शन। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है क्योंकि तुमने दोनों से इंटरसेक्शन हटा दिया जो कि हो जाता है फाइव। एसिमेट्रिक बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए में से बी हटा दो ओनली है, जो कि होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वही वाला जो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये जो बना था यही फॉर्मूला होता है। फिर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, क्योंकि ए को छोड़ दो और ए को छोड़ के सब कुछ ले लो, दोनों का यूनियन लोगे तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन बी, जो कि अभी हमने ऊपर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो कि काफी ईजी होता है। ये थोड़ा डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल आ जाता है, जिसमें ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ मत करो, जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी पावर अंदर कर दो मल्टीप्लाई, और जो भी यूनियन दिया तो उसको कर दो तुम क्या इंटरसेक्शन, अगर यूनियन है तो उसको इंटरसेक्शन कर दो और इंटरसेक्शन है तो तुम उसको क्या कर दो यूनियन कर दो। फिर आता है ऑपरेशन ऑन थ्री सेट। अगर तुमसे कोई बोल रहा है ओनली है, तुमको ये वाला सेट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया, ये वाला जो सर्किल है ना, ये वाला सर्किल जो मैं यहाँ पे दिखाऊं तुमको डॉट डॉट करके, ये वाला जो सर्किल है ये तुम्हारा ए वाला है। इसमें कोई तुमसे पूछो सिर्फ ए बताओ, तो सिर्फ ए जो होगा ना, जहाँ पे ये मैंने मार्क कर रखा है सिर्फ इतना होगा ओनली। ये मतलब ये वाला, ये बी डी ई को हटा दिया जाए तो ये ओनली होगा। सिमिलरली तुमसे कोई ओनली बी पूछे तो ये सी वाला होगा, क्योंकि देखो बी में बी ई एफ भी आ रहा है लेकिन हम सिर्फ सी लेंगे, मतलब कि हमें सिर्फ बी चाहिए। सिमिलरली ओनली सी पूछे तो सिर्फ जी वाला लोगे, क्योंकि हमको डी ई एफ नहीं चाहिए, सिर्फ सी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछ रहा है ए एंड बी, होता है ए है, ठीक है, ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन हो गया, तो इंटरसेक्शन हमको लेना बी प्लस सी हो जाएगा, जो कि यहाँ से हमारे यहाँ आंसर आ गया। सिमिलरली बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी, जो कि डी प्लस सी होता है वो डी प्लस एफ था। फिर यहाँ पे और भी सारे काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जो अभी हम क्वेश्चन में करते वक़्त समझेंगे। चलिए हमने काफ़ी कुछ अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सम इम्पोर्टेंट सेट्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे एन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। सिमिलरली डब्ल्यू जो होता है वो सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। आई जेड जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। आई पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, आई नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे वैसे ही कई सारे सेट दिए हैं, और यहाँ पे वो सबसेट का फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता ये। फिर इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ सेट। इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये जो मॉड जैसे में ए इस तरीके से, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स है वही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ सेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, अगर ए कॉमा बी जो है तुम्हारा बी कॉमा ए के इक्वल है, तो तुम्हारा जो ए की वैल्यू होगी ना वो बी के इक्वल होगी, जो तुम्हारी बी की वैल्यू होगी ना वो ए के इक्वल होगी, जो कि देख के पता लग रहा है। यहाँ पे जैसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बताना है, एक्स माइनस वाई चार के इक्वल होगा, वाई माइनस टू तुम्हारा सेवन के इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये वाई माइनस टू के लिए, और ये एक्स, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू पाँच आ गई, वाई की वैल्यू नाइन आ गई। सिमिलरली अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट मतलब होता है फाई, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है, और फाई जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है फाई, क्योंकि हो सकता है कि उस सेट में कोई भी सेट ना हो, इस वजह से उसको फाई बोलते हैं। फिर आता है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक सेट आए, जैसे कि जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं कि इम्प्टी सेट है, जीरो एक नंबर है, तो क्योंकि जीरो एक नंबर है तो मतलब वो आ रहा था इस सिंगलटन सेट, सिर्फ एक ही वैल्यू है सेट की, इसमें मतलब सेट में सिर्फ एक ही और वो है पार्टिकल या एक ही ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर ये वाले कुछ स्कूल लेवल टाइप के क्वेश्चन जो कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एग्जाम में वैसे पूछे नहीं जाते, स्कूल लेवल के हिसाब से सही है। हम बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं।
इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो किसी ए सेट में 5 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन अब वो इक्वल सेट तब होंगे जब 5 के पांचों एलिमेंट सेम हो, मतलब 1 2 3 4 5 अगर ए में है तो 1 2 3 4 5 बी में, तो वो इक्वल सेट कहलाएगा, जैसे देख पा रहे हो। लेकिन अगर वहां पे पहले वाले सेट में 1 2 3 4 5 और दूसरे वाले सेट में ए बी सी डी ई है, तो हमारा वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, क्योंकि हमारी जो दूसरी कंडीशन है सेम एलिमेंट्स वो क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे और वो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हमने इतना पढ़ने के बाद थ्योरी, अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, जो कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है काफी बढ़िया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया, एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो डेफिनेशंस होती हैं यहाँ पे जो दी रहता है, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कौन सा फॉर्म लग रहा है इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको ये समझना होता है। कई बार क्या होता है, हमारा आंसर खूब सारे होते हैं माइनस में भी, लेकिन हमें नेचुरल नंबर लेना होता है और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ये बहुत ही बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, फिर बोला है एस क्या होगा। एस मतलब इसको सॉल्व करना है तुमको एक तरीके से, इसको सॉल्व करके तुमको बताना है तुम्हारा एस क्या होगा। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये रूट एक्स है, एक दो तीन बार रिपीट हो रहा है। अगर आपको मालूम है कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसको कुछ लेट कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन वैसे ही है। अगर आपको दिमाग क्लिक कर गया इसको लेट करना, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जिसको मॉड्यूलस सॉल्व करना आता है वो आराम से इस क्वेश्चन कर सकता है। मॉड्यूलस के बारे में हम लोग पूरे अच्छे फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी डिटेल मैंने बता ही चुका हूँ। तो वही वाली जो मैंने पिछले में बताया था कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए की वाली कंडीशन यूज होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो मैंने जैसे बताया था कि x को कुछ लेट कर लो, तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे रूट एक्स टी है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे ये टी वाली इक्वेशन बन गई, जो कि यहाँ पे बनी हुई है, 2 मॉड टी माइनस थ्री प्लस टी माइनस सिक्स प्लस सिक्स। अब हमने लिया पहला केस, तो यहाँ पे पहला केस देख पा रहे हो, ये है हमारा केस वन, जो कि जिसमें टी माइनस थ्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड एक्स की दो आंसर होते थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो। इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में एक्स पॉजिटिव हुआ करता था और एक्स लेस देन जीरो में माइनस एक्स हुआ करता था। तो यहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो ये हमारी कंडीशन है, टी की वैल्यू तीन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आ गया टू टी माइनस थ्री प्लस टी, ये पॉजिटिव खुलेगा, आपको ये मालूम है, क्योंकि हमारा टी टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। मान लो टी की वैल्यू चार लो, चार माइनस तीन एक होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। फिर हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारी टी की वैल्यू आ गई 0,4। लेकिन हमें मालूम है टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, तो हम जो जीरो वाली वैल्यू है ये नहीं लेंगे, जो जीरो वाली उसको हटा दो, टी इक्वल्स टू फोर, टी को माना था रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 16। तो एक तो तुम्हारी वैल्यू एक्स से 16 आ गई, मतलब जो एक एलिमेंट तुम्हारा होगा ना, वो क्या होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 16। फिर इसके बाद आता है टी इज लेस देन थ्री, ये हमेशा निगेटिव खुलेगा क्योंकि लेस देन का साइन आ गया, तो यहाँ हमने इसको सॉल्व करना है, निगेटिव खुला। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज आई, छः और दो, हमें चाहिए लेस देन तीन, तो छः वाली वैल्यू निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक्स इक्वल्स टू फोर। तो हमारे दो आंसर है, एक तो तुम्हारा आंसर जो है वो 16 आया है, और जो दूसरा आंसर है वो तुम्हारा आया है चार। तो तुम लोग देख पा रहे हो तुम्हारे जो सेट एस है उसमें कितने एलिमेंट्स है, उसमें दो एलिमेंट्स है, दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एक्स ग्रेटर देन जीरो था। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर दिख रहा है आपको, एक्स कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। तो एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स। और यहाँ जहां तक मैं ऑप्शन में जा पा रहा हूँ इन चारों में कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा नन करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जिसमें नन आंसर होता है, लेकिन हमको लगता है हम कोई गलती कर रहे हैं, नन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो करेक्ट हमारा टू ही आ रहा है। फिर बात आती है सबसेट के बारे में, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो वो क्या बोलते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ए का हर एलिमेंट बी के उसमें है तो वो होता है सबसेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए में जो एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर है, बी में जो एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बी में जो फाइव है, ये वाला फाइव ये ज्यादा है, लेकिन वन टू थ्री फोर वही है, बिल्कुल सेम एक है, तो ए जो है हमारा सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में आ रहा है। फिर आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट में बताऊं तो मतलब कि जैसे ये x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तुमको, ए बी सी डी चार एलिमेंट दिए हुए हैं, तुमसे बोल रहा है इनका सभी सेट लिखो। पहला सेट बन जाएगा कि अकेले हो चारों एलिमेंट्स ए बी सी डी, दूसरा सेट दो दो के उसमें पेयर में हो, ये बन गए, तीसरा सेट तीन तीन के पेयर में हो, मैक्सिमम पेयर होता है चार सेट का, क्योंकि यहाँ पे चार एलिमेंट दिए। ये जो चौथा सेट तुमको सबसेट दिया हुआ है ना, यही होता है तुम्हारा प्रॉपर सबसेट, जिसमें चारों एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक साथ लिखा जाता है ग्रुप में। ये पांचवा फाई, जैसे मैंने बताया था कि फाई इज एवरी सबसेट ऑफ अ सेट, तो ये जो चौथा सबसेट है यही होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो यही हमारा प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ये टू की पावर एन होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मतलब हमने प्रॉपर सबसेट हटा दिया है, ये वाला जब तुम इस वाले को रिमूव कर दोगे तुम्हारे अभी इसमें देख पा रहे होगे 16 सबसेट आ रहे थे, क्योंकि टू की पावर फोर। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक दो
3, 4, तो 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन 16 में तुम एक कम कर दो क्योंकि तुमको प्रॉपर वाला नहीं लेता, 15 हो गए। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, मतलब तुम्हें नॉन एम्प्टी मतलब ये जो 5 वाला था ये भी नहीं लेना है। जब तुम 5 भी नहीं लोगे, 16 माइनस 2 14 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे मैं लिखा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेल, वही वाला प्रॉपर सबसेट की कहानी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इफ ए इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर 5 31 32 होता है, तो 32 माइनस 1 31 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल आता है। सेट ए हैज m एलिमेंट्स, सेट बी हैज n एलिमेंट्स। फिर लिखा है इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब सबसेट ए के सबसेट कितने होंगे 2 की पावर m, इज 56 मोर देन 2 की पावर n, मोर देन 2 की पावर, देन फाइंड m इंटू n। तो हम यहाँ पे ले आए, फिर इनको हमें इस तरीके से ब्रेक करना होता है एलसीएम लेकर के, ये जो 2 की पावर में ही बने वो माइनस में ही है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 जो कि 56 होगा, तो यहाँ पे हमारा m और n की वैल्यू 6 और 3 आ गई, तो m इंटू n आ गया हमारा 18। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन था, हर टीचर ये क्वेश्चन को अपनी क्लास में जरूर कराता है। फिर इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पीएनसी का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने पीएनसी पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि पीएनसी वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके आता है। क्या पता पीएनसी के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ तुमको सेट दे दे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी सेट आना चाहिए। फिर आता है हमारा पावर सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। जितने भी सबसेट होते हैं उन सबका कलेक्शन होता है हमारा पावर सबसेट। इसका भी फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं। इट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, मतलब कि हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, इसमें फाई नहीं होता है। फिर हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन पीएनसी का ही है, और ये वाला जहाँ तक क्वेश्चन जो है ये पीएनसी का तो नहीं, बट स्टिल आई एम लीविंग इट, शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, फंक्शन में हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये जो चीज है ना, ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन है जो ब्लैक में है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। और जो बाहर का ये जो पोर्शन है इसको यूनियन बोलते हैं, मतलब यूनियन के अंदर सब कुछ आता है। इसी चीज को हम लोग जब दर्शाते हैं इसको वेन डायग्राम बोला जाता है। सिमिलरली अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पे हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू एनी सच दैट नेचुरल नंबर एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस 10,000। बी की वैल्यू दी हुई है 3k प्लस 1, जहाँ पे के क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर। सी की वैल्यू दी हुई है जो कि 2k है, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ये वाला क्वेश्चन आराम से करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने बी लिख लिया, बी सेट जो था वो हमने लिख लिया, भाई बी सेट सेट है क्या, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे थे, हमने लिख लिया सी सेट है क्या। हमें आंसर क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। क्यों ना हम पहले बी माइनस सी निकाल लें, मतलब हमें ओनली बी चाहिए, जो सी के एलिमेंट्स है बी में रिपीट हो रहे हैं वो नहीं चाहिए। सबसे पहले 7 मिलेगा, फिर 4 हटाना, 7 के बाद 10 हटाना पड़ेगा, इवन है 7 13 फिर 19, फिर जहां तक 25, तो ये 7 13 19 25। यहाँ पे तुमको दिख पा रहा है ये एपी बिट डी डिफरेंट कॉमन डिफरेंस है। ऐसी छोटी छोटी बातें थोड़ा इनको देखना चाहिए ध्यान से। फिर आता है ए इक्वल्स टू, फिर हम ए को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ए को डी के फॉर्मूला सॉल्व किया तो हमारी एन की वैल्यू आ गई 1 से लेके 100 तक। अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ए का इंटरसेक्शन, ए में 1 से 100 तक वैल्यू आ रही है, बी में बी माइनस सी में ये वैल्यू आ रही है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू यही होगी 7 13 19। 7 13 19 हमारी वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। अब हमको बताना क्या है, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, हमें सम बताना, मतलब हमें एपी का यूज करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल ली एपी से, जिनको एपी आती है। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 832। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, काफी आसान है, मॉड वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये सिमिलरली ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जैसा अभी मैंने पीछे कराया हुआ बिल्कुल सेम है, तीनों को मॉड करके करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर इन अ ग्रुप 70 पीपल 37 आउट ऑफ 70 पीपल, ग्रुप जो है ये जो दिया है ना तुमको, ये यूनियन वाला दिया हुआ है, मतलब ये ए यूनियन बी, मतलब टोटल पीपल कितने ए यूनियन बी, जब तुमको इन अ ग्रुप ऑफ टोटल पीपल, तो ये ए यूनियन बी है। 37 लाइक कॉफी, मतलब ए वाले जो है वो 37 है, 52 बी वाले हैं, तुमको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो तुमको वाला फॉर्मूला लगा दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जो कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ट्राई करना है। फिर इसके बाद आता है ये, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू बतानी होती है, जो कि हम लोग खुद कर सकते हो। काफी आसान है, क्योंकि अगर मैं करा दूंगा तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। फिर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका नॉन एम्प्टी सेट होता है एक तरीके से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए दिया हुआ है, तुमको ये बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी करोगे, सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई 2 से, फिर ए का मल्टीप्लाई 4, सॉरी 3 से, फिर 4 से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख दिया, जो कि हमारा आंसर ही आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। सिमिलरली मल्टीप्लाई का जैसे एम उसमें है ना, तो एम इंटू एन हो जाएगा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नहीं होता है बी क्रॉस ए के, अगर ए क्रॉस बी फाई है तो ए यूनियन बी भी फाई होगा।
फिर अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में एन एलिमेंट्स है तो कॉमन एलिमेंट जो होगा वो एन स्क्वायर होगा दोनों मतलब। तो फिर इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, ये जो लॉज होते हैं काफी सारे। फिर एक ये जो कॉमन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है, वो होता है टू की पावर एम एन। पहले हुआ करता था टू की पावर एन, जो कि नंबर ऑफ सबसेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट टू की पावर एम एन माइनस वन। फिर सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन, जो कि सबसेट वाले में है, ये आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसमें माइनस करके हमको करना होता है। अब आता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एन दिया है, तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर ये वाली उसमें वही प्रॉपर्टी लगानी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो 7 8 जा हो जाएगा 56, फिर 8 7 जा हो जाएगा 56, 50 50 छः, 6 6 12, 112 में से जहां तक तुम्हारा जाएगा 16 चला जाएगा, तो तुम्हारा 96 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में सेट्स के बारे में हमने काफी पढ़ लिया है, पहले आप लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तभी आप रिलेशन समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है जिसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।